गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज स्कूल का पहला दिन था, जहां रोहन अपने तीनों दोस्त सुमन, प्रिया और पवन के साथ स्कूल पहुंचता है। तभी स्कूल के दो बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे गर्मियों की छुट्टियों में एक बड़ा हादसा स्कूल के अंदर हुआ, लेकिन किसी को भी उस हादसे के बारे में कुछ नहीं पता। अब ऐसा सुनकर सुमन उन दोनों बच्चों के पास जाती है और कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आखिर क्या हुआ गर्मियों की छुट्टियों में? तुम्हें नहीं पता क्या? वो टीचर उनकी। इतना कहते ही बेल बज गई और सभी बच्चे अपने अपने क्लास में चले गए। इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सुमन भी अपनी क्लास में चली जाती है। चारों दोस्तों को म्यूजिक का बहुत शौक था। इतने में ही रोहन कहता है, अरे यार, आज स्कूल का पहला दिन है, क्यों ना चलकर म्यूजिक वाले टीचर से मिल लेते हैं। वैसे भी कुछ टाइम में ही कंपटीशन होने वाला है, उसके लिए तैयारी भी तो करनी है। इतना कहकर सभी दोस्त म्यूजिक रूम की तरफ जाने लगते हैं। म्यूजिक रूम के गेट को एक लाल कपड़े से बांधा हुआ है। ये देखकर पवन उस लाल कपड़े को जल्दी से खोलकर साइड फेंक देता है और गेट में धक्का मारकर अंदर जाता है। म्यूजिक रूम काफी गंदा पड़ा हुआ था। चारों तरफ धूल मिट्टी थी और अंधेरा। चारों धीरे धीरे रूम में जाने लगते हैं। इतने में प्रिया को महसूस होता है कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। प्रिया जोरों से चीखती है तो उसके दोस्त पूछते हैं क्या हुआ। तभी वो बताती है, किसी ने मेरा पैर पकड़ा हुआ है, मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। सभी दोस्त डर जाते हैं और बाहर की तरफ भागने ही लगते हैं कि सामने का दरवाजा बंद हो जाता है। अब किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी रोहन को याद आता है कि गेट के पास ही लाइट का स्विच है। वो तुरंत स्विच को दबा देता है और लाइट ऑन हो जाती है और वहां चारों देखते हैं कि उनके आसपास कोई भी नहीं है और प्रिया का पैर किसी ने पकड़ा हुआ नहीं था। वो कुर्सी में फंस गया था, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी ने पैर पकड़ा हुआ है। अब ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। इतने में ही चारों देखते हैं कि गेट भी अपने आप बंद नहीं हुआ था। असल में गेट हवा की वजह से बंद हो गया था। अब वो लोग शांत होते हैं और आसपास पड़े म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को साफ करते हैं। इतने में ही लाइट चली जाती है। तभी प्रिया कहती है, यार, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो क्लास में चलते हैं। ऐसा कहकर चारों अपने अपने क्लास में जाने लगते हैं। तभी सामने से गेट खुलता है और एक आदमी खड़ा होता है, जिसे देख चारों डर कर पसीना पसीना हो चुके थे। तभी रोहन पूछता है, तुम कौन हो? ऐसे क्यों खड़े हो? लेकिन आदमी कुछ नहीं बोलता। इतने में लाइट आ जाती है तो वो सभी देखते हैं कि ये तो उनके म्यूजिक टीचर नामित है, जिन्होंने हेडफोन लगा रखा है, इसलिए उनको रोहन की आवाज सुनाई नहीं दी। बच्चों को ऐसा डरा देखकर टीचर नामित कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? म्यूजिक रूम तो काफी टाइम से बंद पड़ा है। सर, हम लोगों को कंपटीशन की तैयारी करनी थी, तो सोचा आज के दिन से ही शुरू कर दें। लेकिन जब यहाँ पर आए तो देखा म्यूजिक रूम की हालत तो काफी खराब है। हाँ, काफी वक्त से रूम की सफाई नहीं हुई है, पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी इसको साफ करवा दूंगा। और हाँ, जब तक मैं ना बोलूं तुम लोगों को म्यूजिक रूम में नहीं आना है। और अभी कुछ टाइम के लिए म्यूजिक के बारे में भूल जाओ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे ठीक लगेगा तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। म्यूजिक टीचर की बात सुनकर सभी बच्चे अपनी क्लास में चले जाते हैं और पढ़ाई करने में लग जाते हैं। और जब सुमन अपने दोस्तों से बात कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि क्लास के बाहर से उसकी एक टीचर नेहा, जो कि हिंदी पढ़ाया करती थी, वो उसे काफी देर से घूर रही है और बहुत अजीब तरीके से बिना पलक झपकाए बस घूरे जा रही है। सुमन ने अपने दोस्तों को बताया और जैसे ही उसके दोस्तों ने देखा जहां टीचर खड़ी थी तो वहां उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। इस बात पर भी सुमन कुछ खास ध्यान नहीं देती है और अपना स्कूल खत्म करके वापस घर आ गई। रात के करीब 8 बजे चारों दोस्तों के पास उनके म्यूजिक टीचर का मैसेज आया कि मुझे स्कूल ग्राउंड में 8:30 बजे तक मिलो। अब टीचर का मैसेज देखकर सारे बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी उनके पास एक और मैसेज आता है कि पीछे वाले गेट से आना, क्योंकि मेन गेट पर चौकीदार होगा। इस पर सभी बच्चे स्कूल के पीछे वाले छोटे गेट से अंदर की तरफ आते हैं।
और ग्राउंड में अपने टीचर का इंतजार करने लगते हैं कि उन्हें पास में एक बास्केटबॉल मिलती है। और चारों डिसाइड करते हैं कि जब तक टीचर आते हैं क्यों ना बास्केटबॉल खेल लेते हैं। तभी प्रिया देखती है कि स्कूल की बिल्डिंग में कोई परछाई घूम रही है जो काफी तेजी से इधर से उधर जा रही है। यह देखकर वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि इस वक्त स्कूल में कोई भी नहीं है इन चारों के अलावा, और अगर कोई होता भी तो इतनी तेजी से कैसे भाग सकता था। वो अपने सभी दोस्तों को बुलाती है और देखने को कहती है, लेकिन जैसे ही उसके दोस्त देखते हैं वहां उन्हें कोई भी परछाई नहीं दिखाई देती। और इतने में ही सभी को स्कूल की बिल्डिंग पर एक और औरत दिखाई देती है। इतनी रात को ऐसे औरत को खड़ा देखकर सभी डर जाते हैं और जोर जोर से उसको आवाज देने लगते हैं। और तभी वो औरत वहां से गायब हो जाती है। सभी डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं वो औरत नीचे ना गिर गई हो, इसीलिए सभी भागते हुए जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। इस पर पवन कहता है, ये सब क्या था? वो औरत कहाँ गायब हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं कोई हमारे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा? इतने में ही वहां पर सीटी बजाते हुए और डंडा लेकर एक गार्ड आता है जो उनको डांटते हुए कहता है, तुम बच्चे इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम स्कूल के अंदर कैसे आए? आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दूंगा। ऐसा कहकर वो सभी बच्चों को वहां से बाहर निकाल देता है। उनके जाने के बाद गार्ड जैसे अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए जाता है, वहां एक लाश बैठी हुई थी जो काफी खौफनाक लग रही थी। गार्ड डरते हुए पीछे होता है, तभी उसके कंधे पे कोई सड़ा हुआ हाथ रखता है जिसमें से खून निकल रहा था। गार्ड डरते हुए पीछे मुड़ता ही है कि वो भूत उस गार्ड को मार देता है। अगले दिन वो चारों दोस्त देखते हैं कि कोई नया गार्ड आ गया है। इस पर प्रिया कहती है कि अच्छा हुआ वो गार्ड नहीं आया, वरना हमें डांट जरूर पड़ती। इस पर रोहन कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन कल सर ने हमें बुलाया लेकिन वो खुद ही नहीं आए। आखिर कहाँ रह गए थे सर? चलो चलकर सर से पूछते हैं। ऐसा कहकर सभी दोस्त म्यूजिक टीचर के पास जाने लगते हैं। तभी उन्हें म्यूजिक टीचर दिख जाते हैं जो कॉरिडोर में खड़े होकर उनको देख रहे थे। चारों उनके पास जाते हैं और कहते हैं, सर कल आप आए क्यों नहीं? हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ, मुझे कुछ काम आ गया था। तभी सुमन देखती है कि एक बार फिर वही नेहा टीचर उसे अजीब तरीके से घूर रही है, लेकिन इस बार सुमन अपने दोस्तों को नहीं बताती और टीचर के पीछे पीछे जाने लगती है। वह टीचर आगे आगे जाते हुए एक न्यूज एरिया में जाती है जहां पर स्कूल की सारी न्यूज और आर्टिकल्स रखे होते हैं। वहां जाकर टीचर अचानक ही कहीं गायब हो जाती है और ये देखकर सुमन डर जाती है। सुमन वहां से जाने लगती है, तभी उसके पैर में न्यूज़पेपर गिरता है। उस न्यूज़पेपर को उठाकर सुमन पढ़ना शुरू करती है तो वो देख के हैरान हो जाती है कि जिस टीचर को 2 दिन से वो स्कूल में देख रही है, उस टीचर की डेथ तो 40 दिन पहले ही हो चुकी थी इसी स्कूल की बिल्डिंग से गिरकर। अब ये देख सुमन बहुत डर जाती है और पेपर को लेकर अपने दोस्तों के पास जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि उस टीचर की आत्मा उसको अब हर जगह दिखने लगती है। वो डर कर किसी को कुछ नहीं बताती और स्कूल के बाद अपने घर चली जाती है, लेकिन अब वो आत्मा सुमन का पीछा करने लगी थी। सुमन ने अपने दोस्तों को सारी बात बता दी। सुमन रात में अपने सभी दोस्तों के साथ स्कूल जाती है इसका पता लगाने के लिए। जैसे ही वो सभी स्कूल के हॉल में आते हैं, वहां की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और अब सभी को मरी हुई टीचर की आत्मा दिखाई देने लग जाती है, जो दिखने में काफी खौफनाक थी। उसके सर से खून बह रहा था। यह देख सभी वहां से भागते हुए म्यूजिक रूम में चले जाते हैं, जहां प्रिया एक अलमारी से टकरा जाती है और अलमारी का गेट खुल जाता है, जिसमें से गार्ड की सड़ी हुई लाश बाहर गिर जाती है। यह देख सभी दोस्त चीखने लगते हैं और अब वहां की लाइट भी ऑफ हो जाती है। तभी पवन कहता है, जरूर इस गार्ड को उसी आत्मा ने मारा होगा जो हमारे पीछे पड़ी है। जल्दी से भागो यहाँ से, वरना सभी मारे जाएंगे। इसके बाद सभी दोस्त भागते हुए स्कूल के गेट के पास आते हैं और बाहर जाने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से उनका म्यूजिक टीचर आता है और कहता है, क्या हुआ? तुम सभी ऐसे क्यों भाग रहे हो? यह सुन सभी रुक जाते हैं
और टीचर को देख उनको कहते हैं, सर, वो आत्मा हम सभी को मारना चाहती है, आप भी चलो यहाँ से। सर, उसने गार्ड को भी मार दिया, आप चलो यहाँ से। म्यूजिक टीचर उनकी बात मान ही नहीं रहा था और कहता है, अरे यहाँ कोई आत्मा नहीं है, तुम्हें वहम हुआ है, चलो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। अब ये सुन प्रिया सर के पास जाने लगती है। उसको रोकने के लिए रोहन और पवन जैसे वापस स्कूल के गेट के अंदर जाते हैं, वो वहीं फंस जाते हैं। उनके पैर हिल तक नहीं पा रहे थे। सुमन, तुम भाग जाओ, हम दोनों यहाँ फंस गए हैं, तुम जाओ यहाँ से। इतने में एक और न्यूज़पेपर उड़ता हुआ सुमन के पास आता है, जिसमें लिखा था कि म्यूजिक टीचर ने एक नेहा नाम की टीचर पे काला जादू करके उसको मार दिया और उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। तभी वो ये बात अपने सभी दोस्तों को बता देती है। उसके बाद म्यूजिक टीचर देखते ही देखते एक खौफनाक भूत में बदल जाता है और एक झटके में ही वो प्रिया को मार देता है। और अब ये देखकर सुमन अपने दोस्तों को बचाने के लिए भागती है। तभी टीचर का भूत उसको उठाकर दूर फेंक देता है और उसके बाद पवन और रोहन को मारने के लिए दोनों को स्कूल की छत पर लेकर जाने लगता है। तभी अचानक ही सुमन को याद आता है कि जब म्यूजिक रूम में गलती से गिटार पे पैर लग गया था तो उसके म्यूजिक टीचर भी वहीं थे और उनको भी दर्द हुआ था। तो वो भागते हुए जाती है और गिटार को लेकर छत पे आ जाती है जहां उसके दोस्त हवा में लटक रहे थे। तभी वो गिटार को भूत के सामने तोड़ देती है, जिस पर भूत दर्द से चिल्लाने लगता है, ऐसा मत करो वरना मैं सभी को मार दूंगा, रख दो उस गिटार को वापस रखो उसे। लेकिन सुमन बिना डरे गिटार को तोड़कर जमीन पर फेंक देती है, जिसके बाद उस गिटार में आग लग जाती है और टीचर भूत भी जलकर मर जाता है और उसके दोस्तों को अच्छी टीचर की आत्मा बचा लेती है और तीनों वापस अपने घर चले जाते हैं। काली अंधेरी रात में जंगल की किसी सुनसान सड़क पर अगर आपको कोई अनजान मिल जाए तो उसे कभी लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। रवि कार में है। कार जंगल के रास्ते से गुजर रही है। आधी रात का समय है। तभी एक लड़की उसे रोकने का इशारा करती है। राहुल लड़की को देखकर गाड़ी रोकता है। गाड़ी लड़की के पास आकर रुक जाती है और रवि उससे पूछता है, एक्सक्यूज मी, आप इस वक्त इस सुनसान जंगल में? जी, मेरा नाम उषा है। मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से कराना चाहते हैं जिसे मैं जानती तक नहीं, जबकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। इसलिए मैं घर से भाग आई। प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज। जिसके साथ भाग रही हो वो कहाँ है? मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड? मैंने फोन किया था, लेकिन वो पहले से ही किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। उसने कहा कि जैसे तैसे मैं रात काट लूँ यहाँ, वो सुबह तक मुझे रिसीव कर लेगा। अगर आप मुझे शहर तक लिफ्ट दे दे तो मैं कहीं होटल में रुक जाऊंगी, प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। रवि उषा को अपने साथ लेकर जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि वो एक बेसहारा लड़की को नहीं बल्कि अपनी मौत को लिफ्ट दे रहा है। लड़की अपना बैग उठाती है तो उसकी आंखों में बदलाव दिखते हैं। उसकी नॉर्मल आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन फिर जब वो रवि की तरफ पलटती है तो वो फिर नॉर्मल होती है। वो हल्के से स्माइल करते हुए बोलती है, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं होते तो। इट्स ओके, लेकिन अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम हमारे घर रह सकती हो। अपने बॉयफ्रेंड को वहीं बुला लो। मगर आपकी फैमिली? अरे उसकी चिंता मत करो, मेरी वाइफ बहुत सुलझी हुई लेडी है, कोई टेंशन नहीं होगी। आप बहुत अच्छे हैं। हाय रवि। रवि, ये उषा है जया। इसके पेरेंट्स इसकी जबरदस्ती कहीं और शादी करना चाहते थे। एक घर से भागते हुए मुझे जंगल के रास्ते में मिली तो मैंने इसे एक रात के लिए यहाँ घर पे ले आया। सुबह इसका बॉयफ्रेंड इसे लेने आ जाएगा। और उषा, ये मेरी वाइफ है। हेलो।
हेलो। अच्छा किया आपने जो इन्हें साथ ले आए। आइए ना, अंदर आइए और जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना गर्म करती हूँ। अनु और अनमोल भी खाना खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जाइए। रवि ने पहली गलती तब की थी जब उसने एक अनजान लड़की को लिफ्ट दी, और उसकी दूसरी गलती तब हुई जब उस लड़की को वो अपने घर तक ले आया। ऐसा करके रवि ने अपने साथ साथ अपने परिवार को भी मुश्किल में डाल दिया था। हाय बच्चों। हाय। चलो खाना शुरू करो, जल्दी से खा लो बच्चों, वरना मैं खा जाऊंगी। हाँ मम्मी, वो आंटी अच्छी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मम्मी, वो चुड़ैल है। अनु, अनमोल, ऐसा नहीं कहते, वो हमारी मेहमान है ना। नहीं मम्मी, दीदी सही कह रही है, उनकी आंखें। बच्चों बहुत हो गया, सो जाओ। ओफो, इस लाइट को भी अभी जाना था। बाहर तो सबके घरों में लाइट है, सिर्फ हमारे यहाँ ही लाइट नहीं है। लगता है फ्यूज ढीला हो गया है, मैं जरा देख कर आता हूँ। रवि जाने के लिए उठने लगता है कि तभी मौत का खेल शुरू हो जाता है। बिना लाइट के ही सीलिंग फैन स्पीड से चलने के कारण सभी घबरा जाते हैं। रवि, जरा देखो, ये पंखा बिना बिजली के कैसे चल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ये? बच्चों ने सही कहा था तुम दोनों को, आंटी चुड़ैल है, और अब ये चुड़ैल आंटी तुम सबको खा जाएगी। लोगों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी अनजान को मेहमान बनाकर घर में कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी खूनी मेहमान बनकर आपके परिवार को खत्म कर सकता है। कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े गुनाहों को नजरअंदाज किया जाता है। अगर वो गुनाह किसी गरीब के साथ हो जाए तो उसकी जरा भी दखल नहीं ली जाती, क्योंकि बड़े शहरों में छोटे और गरीब लोगों की कीमत रास्ते के किसी धूल से ज्यादा नहीं होती। ऐसे ही एक गुनाह के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। रात के समय एक वकील अपना सारा काम खत्म करके अपने घर की ओर चलता हुआ जा रहा था। बीच में ही एक आध गाड़ी उसके पास से बड़ी तेजी से गुजर जाती थी, इसलिए वो फुटपाथ पर से चल रहा था। चलते चलते अचानक उसकी नजर फुटपाथ पर पड़े सूखे हुए लाल रंग के धब्बों पर गिरी और वो डर गया। अरे बाप रे, ये तो खून लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये खून नहीं हो सकता। लगता है किसी ने पान खाकर थूका है। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस शहर में, इन्हें दीवार कम पड़ी कि अब फुटपाथ पर भी थूकने लगे। फुटपाथ की वो हालत देखकर वकील को बहुत बुरा लगा और वो फिर से अपने घर की ओर चलने लगा। कुछ कदम चलते ही वो अचानक रुक गया। उसका शरीर किसी लाठी की तरह अकड़ गया। धीरे धीरे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। किसी ने पान खाकर नहीं थूका, वो खून ही है। इंसाफ होगा, मैं करूंगा इंसाफ। अगले दिन सुबह के वक्त मदन और पवन चलते हुए अपने कॉलेज जा रहे थे। चलते चलते वो भी उसी फुटपाथ पर आकर रुक गए जहां वो लाल धब्बे थे, पर अब वो धब्बे थोड़े से मिटने लगे थे। लोगों के पैरों के नीचे घिस घिस कर वो लगभग ना के बराबर हो गए थे। मैंने तुझसे कहा था कि इस रास्ते से नहीं आते। पागल मत बनो, रात की बात को भूलना इतना भी आसान नहीं है। जो हमने देखा और किया है उसके बाद तो मेरी जिंदगी जैसे खराब हो गई है।
समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जो हमें करना था वो हमने रात को ही कर दिया है और उसका नतीजा तो तुम देख ही रहे हो। हम अभी तक सुरक्षित हैं। अगर किसी को पता चल गया तो तब हमारा क्या होगा? किसी को पता तब चलेगा जब हम दोनों में से कोई उन्हें वो बात बताए। मैं तो किसी को नहीं बताने वाला, पर मुझे तुझ पर बहुत शक हो रहा है। साले तेरे पेट में कोई बात नहीं रहती। मैं भी किसी से कुछ नहीं कहूंगा। ऐसी बात करने की मेरी हिम्मत भी नहीं होगी। अच्छा है, देख हमने जो किया उससे किसी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। शहर में ये आम बात है, इसलिए अब इस बात को यही भूल जा। हाँ, शायद यही हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब चल, कॉलेज के लिए देर हो रही है। दोनों फिर से कॉलेज की तरफ जाने लगे। वो दोनों जा ही रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक पुलिस की गाड़ी आकर रुक गई। वो दोनों बहुत डर गए। पवन के तो डर के मारे पैर भी कांपने लगे। गाड़ी के अंदर से 2 पुलिस वाले उतरे और उनके पास आए। क्या तुम दोनों ही पवन और मदन हो? पवन की डर के मारे आवाज ही नहीं निकल रही थी, इसलिए मदन ने उनसे बात की। जी हाँ, मैं मदन हूँ और यह है पवन। क्या बात है सर? क्या हुआ? तुम दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। पर बात क्या है सर? हमने क्या किया? वो सब थाने जाकर पता चलेगा। चलो हमारे साथ। पुलिस वाले मदन और पवन को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए। जब वो थाने पहुंचे तब वहां वो वकील बैठा हुआ था। पुलिस वाले ने उन दोनों को वकील के सामने बिठाया। क्या बात है सर, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? मैं बताता हूँ। पुलिस को 5 लाशें मिली है। 5? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें इन लाशों के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो मुझे ये बताओ कि कल रात तुम दोनों कहाँ थे? मदन और पवन ऐसे चुप हो गए जैसे वकील की बात उनके कानों तक पहुंची ही ना हो। देखो, चुप रहने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। इन्हें तुम दोनों पर शक है, क्योंकि जहां से लाशें मिली हैं वहां से एक आदमी ने तुम्हें कल रात गुजरते हुए देखा था। किसने? वो मैं नहीं बता सकता। देखो, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, इसलिए सब सच सच बताओ। मैं आपको सब सच सच बताता हूँ सर। नहीं, मैं बताता हूँ। तुम तकलीफ मत लो और रोना बंद करो। मदन कल रात की पूरी कहानी पुलिस और वकील को बताने लगा। कल शाम कॉलेज से घर आने के बाद हमने बाहर खाने का तय किया, क्योंकि कल इस पवन का बर्थडे था, तो हमने सोचा कि बाहर सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए हम गए और खाना खाकर वापस घर आ गए। फिर पूरी रात हम घर में सो रहे थे। सच बोल रहे हो? हाँ सर। खुद की गाड़ी लेकर गए थे? नहीं सर, टैक्सी से गए थे और आते वक्त टैक्सी अपने पुल के पास खराब हो गई थी, इसलिए हम नीचे उतरे थे। तभी हमें किसी ने वहां शायद देख लिया होगा, पर टैक्सी ठीक होते ही 10-15 मिनट में हम वहां से चले गए थे। थोड़ी देर के लिए कोई कुछ नहीं बोला। वो सन्नाटा मदन और पवन को बहुत तकलीफ दे रहा था। ठीक है, कल कोर्ट में सुनवाई है, इन्हें वक्त पर ले आना। यस सर। वकील थाने के बाहर आया और अचानक उसके पैर रुक गए। इंसाफ, इंसाफ। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। वकील, पुलिस वाला, मदन और पवन वहां मौजूद थे। जज साहब, ये दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और पुलिस को इन दोनों पर शक है कि इन्होंने 5 खून किए हैं। मैं इनका वकील हूँ, पर फिर भी मैं पुलिस और इस अदालत को बताना चाहूंगा कि मुझे इन दोनों पर शक नहीं, बल्कि पूरा यकीन है कि वो 5 खून इन दोनों ने ही किए हैं। वकील की ये बात सुनकर दोनों डर गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वकील उन दोनों के पास गया। मुझे पता है कि उस रात तुम दोनों अपनी गाड़ी लेकर आए थे और वो सारे कत्ल तुमने ही किए हैं। अब तुम सच बताते हो या मैं बताऊं? मैं बताता हूं। पवन, नहीं, चुप कर। मैं अपने गिल्ट में नहीं जी सकता। मदन को चुप करके पवन ने सारी हकीकत बताना शुरू किया। उस दिन मेरा बर्थडे था, इसलिए हम बाहर पार्टी करने गए थे और हम किसी की टैक्सी में नहीं, मेरी गाड़ी में गए थे। गाड़ी मदन चला रहा था। घर लौटते वक्त हमने बहुत शराब पी रखी थी। यार पवन, ये रास्ते के गड्ढे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। मुझे भी इन गड्ढों की वजह से उल्टी आ रही है यार।
थोड़ा धीमे चलाओ। नहीं, मेरे पास उससे भी अच्छा आइडिया है। क्या? दिखाता हूँ। मदन ने गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी और तेजी से भागने लगा। अब कोई गड्ढा हमारी स्पीड कम नहीं कर सकता। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी 4-5 स्पीड ब्रेकर अचानक नीचे आ गए और इस झटके से हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। हमने नीचे उतर कर देखा तो हम बुरी तरह से डर गए, क्योंकि हमारी गाड़ी के नीचे स्पीड ब्रेकर नहीं, फुटपाथ पर सोए हुए 5 गरीब लोग आ गए थे। उनके शरीर खून में लथपथ थे। अब हम क्या करेंगे मदन? हमसे खून हो गए। मुझे बहुत डर लग रहा है मदन। चुप कर, चिल्ला मत। अब पूरी दारू उतर गई, आसपास कोई नहीं है। हम एक काम करते हैं, इन सभी लाशों को उठाकर नीचे नाली में फेंक देते हैं। वैसे भी इन भिखारियों का कोई नहीं होता, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद हमने सारी लाशों को नीचे नाली में फेंक दिया और गाड़ी लेकर वहां से भाग गए। पवन का बयान सुनने के बाद अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। पुलिस जब उन्हें थाने ले गई तब वकील भी वहां था। मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। पुलिस ने उन तीनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया। आखिर कौन हो तुम? क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? क्योंकि तुम मेरे भी गुनहगार हो। वकील की बदली हुई आवाज सुनकर दोनों घबरा गए। मैं एक LLB ग्रेजुएट था, पर मेरे पास नौकरी नहीं थी। उस रात मेरे पास सोने के लिए भी जगह नहीं थी, इसलिए उस फुटपाथ पर भूखा पेट सोने की कोशिश कर रहा था। तुम लोगों ने वहां भी चैन से सोने नहीं दिया। मैंने खुद को और उन गरीबों को इंसाफ दिलाया है। अब मेरा काम पूरा हुआ। वकील का शरीर फिर से लकड़ी की तरह जड़ गया और वहां से गायब हो गया। मदन और पवन ये सब देखकर थर-थर कांपने लगे। जैसे इस दुनिया की भीड़ में जब कोई इंसान मुसीबत में पड़ जाता है तो वो लोगों से मदद मांगता है, लेकिन इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदद के नाम पर सामने वाले को और बड़ी मुसीबत में डाल देते हैं, जिससे जान का भी खतरा हो सकता है। काली अंधेरी रात में भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आती है। एक बड़े से पेड़ पर बहुत सारे बैठे कौवे कांव कांव करते हुए उड़कर जाने लगते हैं। सुमित ड्राइविंग सीट पर बैठा था। दिशा उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। बेबी, तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? लड़का हो या लड़की, मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। वैसे तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम्हारी पसंद वो मेरी पसंद। तभी उड़कर जा रहे कौवे में से एक कौवा कार की ओर मुड़ जाता है और विंड स्क्रीन से टकराकर मर जाता है। विंडशील्ड क्रैक हो जाती है और खून भी लग जाता है। सुमित झट से ब्रेक मारकर कार रोकता है। दोनों कार से बाहर आते हैं। दिशा घबराई हुई है। वहीं सुमित मरे हुए कौवे को देख रहा है। सुमित आगे बढ़ता है और कौवे को उठाकर दूर फेंक देता है। सुमित, मुझे इस रास्ते से जाना ठीक नहीं लग रहा है। ऊपर से तुम्हारी ये खटारा। हम किसी और रास्ते से चलें? बेबी, ये खटारा कार नहीं है, बल्कि खानदानी कार है। और बेबी, हम बहुत आगे तक जा चुके हैं, तो और अभी दूसरे रास्ते से जाना मतलब फिर से हमें वापस शहर जाना होगा। अब चलो कार में बैठो, नहीं तो यहीं पूरी रात बितानी पड़ेगी। दोनों कार में बैठते हैं और वहीं से जाने लगते हैं। कार सुनसान घने जंगलों के बीच से होते हुए जा रही होती है। तभी कार अचानक 2-3 झटके के साथ एक जगह पर रुक जाती है। सुमित कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। यह देखकर दिशा का मूड खराब होने लगता है। सुमित दिशा के हाव भाव से समझ जाता है कि वो परेशान हो रही है। कुछ सोचता हुआ सुमित कार से बाहर निकलता है। सुमित कार के फ्रंट पर जाकर बोनट खोलकर फॉल्ट चेक करने लगता है। दिशा भी उसके पास आती है और गुस्से से कहती है, मैंने कहा था हनीमून पर हम किसी और दूसरी कार से चलते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यही आदम जमाने की खटारा कार ले जाना था ना। हो गई ना फिर से खराब। पता नहीं अब हम कब तक गोवा पहुँचेंगे। काम डाउन स्वीट हार्ट, नाराज क्यों होती हो? ये मेरे दादाजी की खरीदी हुई पहली कार है। तुम्हें पता है, हमारे परिवार में जो कोई भी इस कार से हनीमून के लिए जाता है उसे खुशखबरी बहुत जल्दी मिलती है। घबराई हुई दिशा अंधेरे में इधर उधर देखने लगती है।
पर अंधेरे के कारण उसे कुछ नजर नहीं आता है। तभी उसके कान के पास कोई आता है। कौन हो तुम? आवाज सुनकर दिशा आवाज की ओर एक झटके से पलट गई, लेकिन उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसे लगता है कि उसके साथ ये शरारत सुमित ने की है, लेकिन सुमित को अपने आगे खड़ा देखकर दिशा डर से सहम उठती है कि फिर वो आवाज किसकी थी। ये सवाल दिशा के दिमाग में घर कर जाता है। सुमित, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। डोंट वरी बेबी, कार स्टार्ट होते ही हम चल देंगे। दिशा, क्या हुआ? चुड़ैल तुम्हारे पीछे। सुमित मोबाइल की लाइट ऑन करके देखता है तो उसके पीछे एक बूढ़ी महिला दिखती है। लगातार बिजली कड़क रही है। दिशा को अब भी थोड़ा अजीब लगता है। दिशा, ये चुड़ैल नहीं बल्कि कोई दादी अम्मा है। दादी अम्मा, हमारी कार खराब हो गई है। हमें आज रात यहाँ आसपास कोई रहने की जगह मिल सकती है क्या? सुमित, हमें इस तरह किसी अनजान लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए। ऊपर से ये दादी अम्मा कम चुड़ैल ज्यादा लग रही है मुझे। अब हर कोई तुम्हारी तरह जवान और खूबसूरत तो नहीं लग सकता ना डार्लिंग। डोंट वरी, ये एक बुढ़िया है। इसके खुद के पैर कब्र में हैं। ये भला हमारा क्या बिगाड़ लेगी? पास ही एक डाक बंगला है जहाँ मैं देख रेख का काम करती हूँ। तुम दोनों वहाँ रुक सकते हो। डाक बंगला का दरवाजा अंदर की ओर डरावनी आवाज के साथ खुलता है। दरवाजे पर उषा और उसके पीछे सुमित और दिशा खड़े होते हैं। तीनों अंदर आते हैं कि तभी दिशा के ऊपर एक सांप गिर जाता है। दिशा चीखती हुई उछलने लगती है। उषा उससे कहती है, घबराओ नहीं, नकली है, खिलौना है। मेरे पोते और पोती इससे खेलते हैं। जाओ, जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। सुमित और दिशा एक कमरे की ओर चल देते हैं। उषा जाते हुए उन्हें देखती है। वहीं उसके चेहरे पर चुड़ैल का रूप भी नजर आता है। सुमित और दिशा डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। उषा चुड़ैल के रूप में दोनों को खाते वक्त साइड में खड़ी होकर देखती है और स्माइल करती है। तभी दिशा ग्लास में पानी पीती है और ग्लास जैसे ही टेबल पर रखती है, उसे थाली में खाने की जगह बहुत सारे कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। वो जोर से चीख उठती है और थाली दूर फेंक देती है और उल्टी करने की कोशिश करने लगती है। दिशा, क्या हुआ? दिशा, क्या हुआ? आर यू ओके? तुमने खाना क्यों फेंक दिया? मेरी थाली में छिपकली, गिरगिट और बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे। मैं खाना नहीं, कीड़े मकोड़े खा रही थी। तुम भी ये खाना मत खाओ, फेंक दो सब कुछ। दिशा फेंकी हुई थाली की ओर देखती है तो उसे सिर्फ खाना ही नजर आता है। फिर सुमित दूध का ग्लास लेकर उसे दूध पीने के लिए देता है। दिशा दूध पीने लगती है। तभी उसे लगता है कि वो खून पी रही है। वह ग्लास में देखती है तो दूध लाल दिखाई देता है। वो झट से ग्लास फेंक देती है और खून खून चिल्लाने लगती है। ये तुम क्या कह रही हो दिशा? देखो वहां ना तो छिपकली है, ना ही गिरगिट है और ना ही कोई कीड़े मकोड़े हैं। इट्स ओके, ये लो, दूध पी लो। सुमित, इसमें खून है। मुझे खून पिला रहे हो? दिशा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो खून नहीं है, दूध है। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही थक गई हो। चलो चलकर सोते हैं। सुमित गहरी नींद में सो रहे हैं। दिशा को नींद नहीं आ रही है और वो बेड पर बैठी है। उसकी नजर खिड़की की ओर जाती है तो उसे वहां चुड़ैल खड़ी नजर आती है। जोर जोर से चीखने लगती है। सुमित हड़बड़ाकर उठ जाता है और पूछता है, दिशा क्या हुआ? सुमित और दिशा दोनों खिड़की की ओर देखते हैं पर कोई भी नजर नहीं आता है। सुमित उठकर खिड़की बंद कर देता है और दिशा से कहता है, दिशा, जो कुछ भी तुम देखकर चीख रही हो वो सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। तुम आराम से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं सुमित, मेरा बिलीव करो,
वहाँ सच में कोई चुड़ैल जैसी थी। मैंने अच्छे से देखा है दिशा, वहां ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज, तुम बहुत घबराई हुई हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। सुमित किचन की ओर जाता है। वहां फ्रिज रखा हुआ है। सुमित पानी निकालता है और फ्रिज का डोर बंद करके वापस मुड़ता है कि उसे लगता है कि उसने कुछ देखा है। वो फ्रिज वापस खोलता है और वो बुरी तरह हैरान रह जाता है। फ्रिज में एक कटा हुआ सर रखा हुआ नजर आता है। सुमित बुरी तरह से डर जाता है। तभी दिशा की चीख सुनाई देती है। सुमित आवाज की ओर देखता है। सुमित, सुमित, वो फिर आई थी। सुमित, प्लीज मेरा विश्वास करो, वो फिर आई थी। वो चुड़ैल ही है। तुम सही कह रही हो, ये जगह सही नहीं है। मैंने भी फ्रिज में किसी इंसान का कटा हुआ सर देखा है। चलो चलो निकले यहाँ से। सुमित और दिशा गेट की ओर भाग रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों गेट के पास पहुंचते हैं तो गेट अपने आप बंद हो जाता है। दोनों को समझ नहीं आता कि अब क्या करें। दिशा पीछे पलटकर देखती है। तभी बिजली कड़कती है। उस बिजली की रोशनी में दिशा को उस घर की छत पर चुड़ैल उड़ते हुए दिखाई देती है। उसकी आंखें डर के मारे फटी की फटी रह जाती हैं। सुमित भी ऊपर देखता है तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि दोनों के सर पर मौत जो खड़ी थी। छत पर उषा बेहद डरावनी चुड़ैल के रूप में दिखाई दे रही थी। वो जोर जोर से हंसने लगती है। आज तक इस बंगले से बाहर कोई बचकर नहीं भाग पाया, तुम दोनों क्या जाओगे? हंसते हुए चुड़ैल दोनों की ओर बढ़ती है। सुमित और दिशा घबराकर पीछे की ओर भागते हैं, लेकिन तभी चुड़ैल अपने दोनों हाथ लंबे करती है और उसके हाथ पीठ से उनके अंदर घुस जाते हैं और पेट फाड़ देते हैं। दोनों वहीं पर मर जाते हैं और चुड़ैल हंसने लगती है। इंसान को कभी भी राह चलते अनजान लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा कभी भी कहीं भी जान से हाथ धोना पड़ सकता है।